अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं सेक्रेटरी एक्वाकल्चर फिशरीज़ पंजाब राना मोहम्मद सलीम। पूछेंगे हम उनसे कि उनका ये डिपार्टमेंट एक्वाकल्चर फिशरीज़ पंजाब क्या है, ये कैसे काम करता है। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, क्या है ये फिशरीज़ पंजाब एक्वाकल्चर और ये कैसे काम करता है? जी बिल्कुल, अच्छा कि आपने पूछ लिया, क्योंकि पता लगे लोगों को कि एक्चुअल है क्या ये। अगर आप देखें ना, तो ये तकरीबन ये बहुत पुराना एक डिपार्टमेंट है। ये 1912 में इसका क़याम पजीर हुआ और 1912 में ये सिर्फ जो ना एक डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज़ था। अभी तक जो ना ये डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज़ रहा है तकरीबन दिसंबर 2024 तक। उसके बाद इसको फिर एक अलग से एक महकमा बना के एक्वाकल्चर एंड फिशरीज़ बना दिया गया। अभी अगर फिशरीज़ के सिर्फ आप कंपोनेंट को देखें तो फिशरीज़ वैसे भी नाम से पता लगता है कि फिशरीज़ का मतलब है कि डिफरेंट जो फ़िश की जो स्पीशीज़ हैं उसके हवाले से जितनी भी जो उसकी प्रोडक्शन है या अदरवाइज़ उसकी जितनी प्रोपगेशन है या उसकी कंजर्वेशन है, वो टोटल फिशरीज़ की डोमेन में आता है। जहाँ तक एक्वाकल्चर की अगर आप बात करें तो एक्वाकल्चर ये है कि हर चीज़ जो कि पानी के अंदर आती है वो एक्वाकल्चर में आ जाती है। इस चीज़ का एहसास इस वक्त हुआ कि जब ये बात निकली कि फ़िशरीज़ या फ़िश एक्चुअल है क्या। एक्चुअली ये है कि ये एक हाई लेवल की या गुड क्वालिटी एक प्रोटीन है जो लोगों को नॉर्मली इसके बारे में कई मिथ्स भी है, मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ कि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन अगर है तो ये किस तरह आती है, मार्केट में कैसे होती है, इसकी प्रोडक्शन कैसी होती है, इसको कौन सा महकमा किस तरह रेगुलेट कर रहा होता है और ये जो फ़िश बन के आती है वो किस किस मराहल से होके आती है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा बड़ा दिलचस्प काम है। जी जी बिल्कुल, ये बड़ा मज़ेदार सा है और बड़ा ये साइंटिफिक है। इसको भी अगर मैं ये देखने में भी मज़ेदार है और खाने में भी मज़ेदार, दोनों चीज़ों बिल्कुल दोनों में ऐसे। अच्छा, जो एक्वाकल्चर है, एक्वाकल्चर का एहसास इस वक्त हुआ कि जब फ़िश से हट के भी देखा गया कि प्रोटीन की और सोर्स क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि श्रिम्प है जिसको आम अल्फाज में झींगा कहा जाता है। झींगे का यहाँ पे एक कल्चर स्टार्ट हुआ तो फिर ये एहसास हुआ कि इन सारे को मिला के अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल फूड सिक्योरिटी के सेक्टर के अंदर आता है। अभी तक लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि फूड सिक्योरिटी में आपका एग्रीकल्चर आता है, उसके बाद फिर लाइफ स्टॉक आता है और ये तीसरा कंपोनेंट था कि जो कि ये फिशरीज़ का इसमें आता है। तीनों को अगर देखा जाए तो ये फूड सिक्योरिटी का एक वो बनता है। आपका जो सवाल था कि करते क्या हैं, जो आपको फ़िश मिलती है वो कहीं आसमान से तो नाज़िल हो नहीं जाती, ठीक है, वो ऑब्वियसली उसका भी एक बच्चा बनता है। वो जो बच्चा कहाँ पे बनता है, वो फ़िश की हैचरी में बनता है। वो फ़िश की हैचरी में वो किस तरह बनता है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो देखना होता है। फिश हैचरी क्या है? अच्छा, फ़िश हैचरी वो है कि जहाँ पे ब्रीडिंग होती है इनकी। अच्छा, जो इनकी जो अफजाइश नस्ल की आप बात करें तो वो होती है लाइक कि हमारे पास उसका पूरा एक मैकेनिज़्म है कि फ़िश ब्रीडिंग किस तरह होती है कि मेल और फीमेल है, फिर आपको पता है उसके स्पैनिंग होती है, फिर एग्स बनते हैं, एग्स के बाद उसमें से वो बच्चा निकलता है जो लार्वा की स्टेज पे होता है, फिर डिफरेंट स्टेजेस पे जाके वो प्रोडक्शन के बाद उसको फिर दिया जाता है। अच्छा, अभी फ़िश जो है वो फ़िश मुख्तलिफ इक़साम की है। वो ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ तो ये मशहूर है, सबको पता है कि जी रोहू मछली है बस, है ना, ज़्यादा लोग खाते हैं जी रोहू मछली है, बिल्कुल रोहू मछली है और कुछ भी नहीं है। और मज़े की बात है कि रोहू वो मछली है कि जिसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग उसको खाते तो हैं लेकिन खाने के टाइम पे वो मुश्किल में पड़ जाते हैं कि ये कौन सी। अच्छा, ये एक कार्प्स कम्युनिटी है। इसमें आप रोहू देख लें, तेला देख लें, मोरी देख लें, गुलफाम देख लें, ग्रास देख लें, इस तरह ये बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जो कि लोकल है यहाँ पे, जो अभी यहाँ पे होती है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखें, जो आजकल जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं वो मछली के कांटे के बगैर मछली पसंद करते हैं जी, जिसमें तलापिया हो गया, इसकी अभी कल्चर यहाँ पर हो रहा है। फिर पेंगेशियस एक है, पेंगेशियस इंपोर्ट करते हैं लेकिन अभी हम उसका भी यहाँ पे वो कर रहे हैं, अफजाइश नस्ल वाला काम कर रहे हैं। फिर कैट फिशेज़ है मेनली, जिसमें अमेरिकन कैट फिश है, फिर आपकी मल्ली, संगाड़ी, ये जो दरियाओं में मिलती है, ये सारी इसमें है। तो ये सारा का सारा जो है डिफरेंट हैचरीज़ में ही होता है। और पंजाब जो अगर आप देखें तो आबादी के लिहाज से भी और रकबे के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ज़्यादा यहाँ पे इसकी कंजम्पशन भी होती है और प्रोडक्शन भी होती है। और ये सारा का सारा जो है ना लैंडलॉक्ड एरिया है, हमें कोई समुंदर यहाँ पर लगता कोई नहीं है। जो मछली जो भी यहाँ पर आती है यहाँ दरियाओं में से आती हैं, नदी नालों में से। दरियाओं में तो पानी नहीं रहा तो फिर इतनी सारी मछली कैसे आ गई? जी, बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि वो पानी नहीं है तो मछली कैसे आ गई।
उसके दो तरह से मछली आती है जी। एक तो आप, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ से दरिया निकलता है वहाँ से एक स्ट्रीम बह रही होती है, वो मछली उसके साथ फ्लो करके आ जाती है। दूसरा, जो पानी जहाँ पर भी है, दरियाओं की मुख्तलिफ रेंजेस हमने बनाई हुई है, उन रेंजेस में हमारी जो हैचरीज़ में जो बच्चा प्रोड्यूस हम करते हैं वो हम उसकी स्टॉकिंग करते हैं। स्टॉकिंग मीन के बच्चों को वहाँ पे डालते हैं, उसको भी प्रॉपर, ये कंजर्वेशन का पूरा एक प्रोसेस है, वो डिफरेंट रेंजेस में है। और फिर ये कि आपको ये भी सुन के हैरानगी होगी कि जितना भी पब्लिक वाटर बॉडीज़ है उसमें जो फिशरीज़ राइट है वो फिशरीज़ डिपार्टमेंट के पास है, कि सालाना तौर पे इसके ठेके होते हैं। वो ठेके जो हैं वो मुख्तलिफ लोग बोलिए देते हैं, उनको फिर वो ठेका दिया जाता है और वहीं से वो फिर फिश को, मछली को पकड़ के तो मंडियों में लेके जाते हैं। अच्छा राणा साहब, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगा, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आप कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, दरियाई मछली और फार्मी मछली, इसका तनासब कितना है? क्योंकि बात फिर वही है, दरियाओं में तो पानी नहीं है, तो जब पानी नहीं है तो फिर मछली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 दरियाओं पर मुश्तमिल है ये पंजाब हमारा, ऑलमोस्ट पाँचों दरियाओं में पानी की जो शरह है वो नाकाबिले यकीन हद तक जो है वो कम हो चुकी है। तो इस कमी को कैसे पूरा करते हैं आप? देखिए, अगर आप ये कहना कि जी मछली बिल्कुल भी दरिया में नहीं है तो वो भी बात मुनासिब नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं, है। मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। जी जी। जहाँ तक तनासब की बात की है, अगर हम सिर्फ हमारा सारा इन्हिसार जो है ना दरियाओं के ऊपर होना, तो कभी भी हम मछली की जो खपत है, जो इसकी डिमांड है, हम उसको मीट नहीं कर सकते। ये इसी पे मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्यों आप देखें, कोई भी चीज़ है, अभी आप पोल्ट्री को ले लें, पोल्ट्री का भी वो देसी मुर्गी होती थी, उसके बाद फार्मी आ गई, तो आपकी सारी जितनी भी कंजम्पशन है, डिमांड है, वो सारी वहाँ से मीट कर रही है। इसी तरह जो फार्म्स के अंदर जो मछली की प्रोडक्शन स्टार्ट की गई वो इसकी डिमांड की बेसिस पे की गई, और फार्म के अंदर जो मछली होती है वो किसी तरह भी जो दरियाई मछली है उससे जायके में कम नहीं होती। ये भी एक बड़ा एक मिथ सा है कि दरियाई मछली जी बड़ी वो ज़्यादा होती है और वो ताकतवर होती है, और ये जो फार्मी है ये कमज़ोर होती है। वो खाने में सेम टेस्ट होता है, कोई इतना नहीं है, लेकिन हमारा कोई ना साइकोलॉजिकल है जी दरियाई मछली लेनी है, बाकी हमने नहीं लेनी है। तो ये एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो है वो आपको फार्म से भी मिलती है और वहाँ से भी मिलती है। हाँ, ऑब्वियसली ये फ़र्क ज़रूर होता है कि दरिया में जो उनकी खुराक होती है वो नेचुरल होती है, ऑर्गेनिक होती है, उससे उसकी ओवरऑल जो बायोलॉजिकल और बाकी स्ट्रक्चर का थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन प्रोटीन की खासियत वो सेम होती है। अभी जो तनासब की आपने बात की है, तो मेजर जो हमारी प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली वो फार्म्स के ऊपर ही है, और ये सिर्फ लोग प्रोडक्शन फॉर द सेक ऑफ प्रोड्यूसिंग फ़िश नहीं करते हैं, ये एक पूरा एक कारोबार है, और वो कारोबार ज़रिया माश है लोगों का। इस पूरी जो फिशरी सेक्टर के साथ लोगों का ज़रिया माश इसके साथ बिल्कुल मुंसलिक है, और वो लोग तब भी करते हैं कि जब ये कारोबार जो मुनाफे बख्श है। ये कितने फार्म्स हैं सरकार के और किस किस जगह पे हैं? अच्छा, ये भी आपको बता दूं, ये सरकार के अपने फार्म्स कोई नहीं होते। अच्छा। बड़े कम हैं। कितने? अच्छा, हमारी पूरे पंजाब में हमारी 27 हैचरीज़ हैं। अच्छा, उस हैचरी में अगर आप देखें तो हैचरी को इस तरह समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे एक तो पूरा पैराफर्नेलिया होता है ब्रीडिंग के लिए। वो ब्रीडिंग का क्या होता है कि वो हैचरी की एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के साथ फिर नर्सरी के पॉन्ड्स होते हैं, और उसके बाद फिर आगे प्रोडक्शन पॉन्ड्स होते हैं। जो बच्चा हैचरी के अंदर जो एग्स होते हैं उसके बाद बच्चा प्रोड्यूस होता है, उसको डिफरेंट साइज़ तक ले जाने के लिए हम नर्सरी पॉन्ड्स में उसको स्टॉक कर देते हैं। और लोग फिर क्या करते हैं कि कई लोगों को तो छोटा बच्चा चाहिए होता है, कईयों को बड़ा बच्चा चाहिए होता है, डिफरेंट साइज़ के, उस हिसाब से उनको वो दिया जाता है। ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। लेकिन जो उसके बाद बच जाते हैं तो हमने मुख्तस किए होते हैं कि हमारे फॉर एग्जांपल अगर 10 पाउंड हैं वहाँ पे, तो 7 नर्सरी के पाउंड होंगे, तो 3 हमारे प्रोडक्शन पाउंड होंगे। जो बच्चा बच जाता है वो फिर हम प्रोडक्शन पाउंड में डाल देते हैं। तो इस तरह इस तनासब से जो है ना वो पाउंड्स है, और जिसमें कि वो मछली जो प्रोड्यूस होती है जब सीज़न आता है तो हम उसको भी बेच देते हैं। तो सरकार के अपने पाउंड्स बड़े कम हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो फार्मर्स के पाउंड्स हैं। फार्मर्स यहाँ से, अच्छा अगर प्राइवेट साइड पर देखें तो हैचरीज बड़ी कम है, तो ज़्यादातर जो ना सरकारी हैचरीज है वहाँ से लोग बच्चा लेते हैं और उसको फिर अपने पाउंड्स में डाल के उसको प्रोड्यूस करते हैं। कितनी टोटल फार्म्स हैं, हैचरीज हैं इस वक्त पंजाब में जो काम कर रही हैं? जी, पंजाब में जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारी 27 हैचरीज हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे काम और प्राइवेट कितनी है आखिर? वो उनका भी आपके पास प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट कम है। वो मेरा ख्याल है कि हार्डली कोई 5-10 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, और वो भी उस तरह नहीं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्वालिटी वाइज जाते हैं, लोगों को देखना होता है कि क्वालिटी कहाँ पर बेहतर है। और अच्छा, हमारी जो सरकार की जो हैचरीज वहाँ पर सब्सिडाइज बच्चा मिलता है, लाइक हमारे नोटिफाइड रेट्स हैं, हम उसे बड़े कह लें कि इतनी ज़्यादा महंगी नहीं, बड़ी नॉमिनल से रेट्स पे हम दे देते हैं।
अगर वही कोई अगर प्राइवेट साइड से वो लेगा, ऑब्वियसली उसने अपना पैसे कमाने वो वहाँ से फिर लेता है, उसका ज़रा रेट ज़्यादा होता है। तो हमारे जो बच्चा है वो फिर उस हिसाब से बेहतर भी होता है। फिर ये कि इसके साथ सिर्फ ये नहीं कि आप वो सप्लाई कर देते हैं, इसकी पूरी एक्सटेंशन सर्विस है। देखें ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब आप इसको अगर फार्म में अगर आप इसको स्टॉक करते हैं, ऑब्वियसली इसमें बीमारी भी आनी होती है इसमें, और इसकी वाटर क्वालिटी भी वो डिटेरियोरेट होनी होती है, क्योंकि जब पानी के अंदर आप इसको दे रहे हैं, अगर पानी ही ख़राब है, आप ये देख लेना है क्योंकि पोल्यूटेड अगर कोई सोर्स है जो पानी के अंदर आ रही है, तो मछली ने तो मर जाना है अगर वहाँ पे कोई एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो पानी की टेस्टिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बाद उसका डायग्नोस्टिक का भी पूरा सिस्टम होना चाहिए। क्या फ़र्क है कि एक पानी है जो चल रहा है, एक मछली की उसमें अफजाइश हो रही है, एक पानी है जो साकट है, तालाब की शक्ल है, एक ही जगह पे मौजूद है, इसमें क्या फ़र्क है? नहीं, फ़र्क कैसे उतना कोई नहीं है। पानी जो है वो नेचुरल स्ट्रीम है ना, तो उसमें तो वो पानी है, ऊपर से आ रहा है, चल रहा है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स भी हैं सारे वो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मूव कर रहे हैं सारा। जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मछली ने ना अपना सर्वाइवल जो ना सर्टन पैरामीटर्स में करना होता है, और नेचुरल हैबिटेट में वो उसी जगह पे ज़्यादातर उसकी अफजाइश होती है जो उसके लिए सूटेबल होता है सारा। जो फार्म्स में क्या होता है कि फार्म्स में हम उसको एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस उस तरह का वो दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं कि वहाँ पर वो जो ना उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, और उसको भी चेक किया जाता है। लाइक अगर आप दरियाओं में देखें ना, तो वहाँ पे उसको जो गज़ा तो जब मिलनी है उसने हंट करना है, उसको तब मिलनी है। लेकिन फार्म में क्या होता है कि उसको वो गज़ा जो मिलती है, फीड मिलती है, वो पीरियडिकली उसको दी जाती है। साथ में जो फार्मर है वो पानी की क्वालिटी भी चेक करता है। पानी की क्वालिटी जिस समय पहले बता रहा था, वो हमारी लैब्स हैं, केमिस्ट्री की लैब्स हैं, वहाँ पे उसकी चेकिंग होती है। उसके बाद अगर कोई मछली में कोई बीमारी का अगर तासुर आता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में फिर एक्सटेंशन सर्विस है, हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं उनके पास पूरा एक सेटअप है, उनके पास आते हैं, वो फिर उन्हें गाइड करते हैं कि अच्छा जी ये बीमारी है, आप ये करें। जस्ट लाइक जैसे वेटरनरी नहीं होता, इसी तरह इसका। अच्छा सर, मछली से झींगे से अदर्स जो है खाने का जो सामान है, इस तक का आपका एक सफ़र है। इस सफ़र 1912 में इस डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया गया। अब 2026 है, तो कितनी कामयाबी आई, कितनी जिद्दत आई कि वही पुराने तरीके हैं आपके पास? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है जी। 1912 से लेके अब तक अगर पिछले साल तक देखा जाए ना, तो हम कन्वेंशनल मोड में ही चल रहे थे। यहाँ पे हमारी जो हैचरीज़ बनी हुई थी, इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि मैंने अभी जो वर्किंग की है, हमारी जो हैचरीज़ हैं कोई 70s की बनी हुई थी, कोई 80s की बनी हुई है, और कुछ बाद में इस तरह ही हैं। हालत उनकी काफ़ी ख़राब थी। इस गवर्नमेंट को क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने इस चीज़ की पूरी एक स्टॉक टेकिंग की। अगर आप फ़िश के हवाले से देखा जाए, तो फ़िश के हवाले से अभी ये वर्किंग हुई है कि ये जितनी 27 हैचरीज़ है ना, इस साल हम इनमें 6 जो हैचरीज़ हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं, और उसमें कॉन्सेप्ट भी चेंज है। उसका नाम हमने रखा है एक्वा बिजनेस हब्स। अच्छा जी, एक्वा बिजनेस हब्स। ये किस तनाजुर में? जी, मैं इसलिए मैं उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि एक्वा मीन्स कि ये सारा आबी हयात के हवाले से, और बिज़नेस ये कि इसको कारोबार ट्रीट करें, और हब का मतलब है कि यहाँ पे हर चीज़ जो कि उसकी एक्वाकल्चर के लिए चाहिए वो वहाँ पर होगी। अभी वो किस तरह होगी कि आप हैचरी है तो हैचरी को आप जो एग्जिस्टिंग है उसको रिहेबिलिटेट हम करेंगे, लेकिन दूसरा ये कि हम उसमें फिर स्पीशीज़ नई इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तलापिया है या पेंगेशियस है, इनकी हम जो हैचरीज़ है वो कन्वेंशनल भी हो सकती है, लेकिन जो नई इसमें जिद्दत आ रही है वो ये आ रही है कि नया सिस्टम हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाने जो दुनिया में है, जिसको कहते हैं रैस, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। वो पूरी एक साइंटिफिक बेस पे एक हैचरी बनती है जो बंद होती है, पूरा थर्मो कंट्रोल होती है। अभी इस चीज़ का जो जहन में किस तरह आया और क्यों इसकी ज़रूरत महसूस की, उसकी रीज़न ये थी कि जो हमें इस वक्त जहन में क्यों आया और क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई, ये हम पूछेंगे सेक्रेटरी फिशरीज से। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं सेक्रेटरी फिशरीज राना मोहम्मद सलीम से। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि हैचरीज को जदीद खतूत पर आप बना रहे हैं बिजनेस ऑफ हब के नाम से, ये क्या है? जी, मैं ये बता रहा था कि ये इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई। उसकी रीज़न ये थी कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो हैचरीज़ है ना, वो आपको सीड प्रोवाइड करती है मई की स्टार्ट में या मिड ऑफ मई में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपको जो क्लियर विंडो मिलती है ना, वो तकरीबन आप ले लें कि मिड मई से लेकर आपको अक्टूबर तक मिलती है, वो तकरीबन 5 से 6 महीने का विंडो।
उसमें अगर कोई फार्मर अगर वो फ़िश का सीड लेके जाता है और उसके बाद उसको वो प्रोड्यूस करता है तो वो वेट गेन जो ना बड़ा कम होता है, उसकी वजह से फिर उसको ऑब्वियसली उसको फिर उसका जो इतना रिटर्न भी कम मिलता है। जो पूरा जो रैस बेस्ड जो सिस्टम है उसका पर्पज़ ये था कि ये थर्मो कंट्रोल है, साल के किसी भी टाइम पे हम कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवा के, और जब ये लाइक जैसे सीज़न ओपन होता है फरवरी एंड में या मार्च के स्टार्ट में, तो वो जो बच्चा है ना वो फार्मर्स को टाइमली प्रोवाइड, अगर आप ये देख लें कि अगर फरवरी एंड में अगर वो बच्चा मिलता है तो उसके पास तकरीबन 8 महीने का पूरा एक विंडो क्लियर होती है। 8 महीने अगर वो कल्चर करता है तो वो बड़ी साइज़ की जो ना वो फ़िश प्रोड्यूस भी कर सकता है और उसके मुताबिक उसे ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा। और दूसरा इसमें ये चीज़ थी कि भी हम सारा साल जो ना हमारी ये फंक्शनल रहेगा। अभी क्या है कि वो जो जितनी भी हमारी हैचरीज हैं वो कुछ देर के लिए चलती हैं, उसके बाद बंद कर दिया जाता है, फिर उनको रीस्टार्ट करते करते फिर टाइम आ जाता है। और हैचरीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ब्रूड स्टॉक है। ब्रूड स्टॉक क्या होता है, जो मेल और फीमेल जो बड़ी मछली होती हैं जिनसे हम ब्रीडिंग करवाते हैं, उसका जो है ना वो ऑब्वियसली टेम्परेचर सेंसिटिव और सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए फिर ना इसको हम रैस पे लेके जा रहे हैं। जिससे मैंने पहले बताया कि इस दफ़ा हम 6 जो है एक्वा बिजनेस हब्स बना रहे हैं, उसको हमने इक्वली जो ना लोकेट किया है पंजाब में। एक हम रावलपिंडी में बना रहे हैं, हमारी बहुत बड़ी हैचरी है रावल टाउन में, वहाँ पे हम कर रहे हैं। दूसरी हम चिनावा, ये वज़ीराबाद में बहुत बड़ा सेटअप है, अच्छा। वहाँ पे हम कर रहे हैं। रावलपिंडी वाले में हम रैस की जो हैचरी है वो तिलापिया की बना रहे हैं। लाइकवाइज़ यहाँ पर जो है चिनावा में है वो एक पेंगेशियस की हम हैचरी बना रहे हैं और लाइकवाइज़ इसकी बना रहे हैं तिलापिया की। इसके बाद सरगोदा है, सरगोदा में हमारा एक पूरा एक अलग से ये एक्वा बिजनेस हब बन रहा है जो पेंगेशियस और तिलापिया का है। उसमें वैल्यू चेन सारी आनी है, उसमें फीड मिल भी बन रही है, प्रोसेसिंग भी बन रहा है सारा, क्योंकि ये जो बच्चा होता है ना, इसको जो फीड है वो माइक्रो फीड चाहिए होती है। इस वक्त पंजाब में कोई भी माइक्रो फीड की फीड मिल नहीं है, वो वहाँ पे बनेगी, वो सारा वो कैटर करेगी। फिर इस तरह खानेवाल में एक बन रहा है सेटअप, लाहौर में हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा एक सेटअप बन रहा है, फरुखाबाद में बन रहा है जो कि यहाँ पे शेखुपुरा में। तो ये 6 एक्वा बिजनेस हब है जो बनाए जा रहे हैं। तो इसका पर्पज़ यही है कि एक तो इसमें जिद्दत आ जाए, नई टेक्नोलॉजी जहाँ पे ट्रांसफ़र हो और इंटीग्रेशन हो, और उसकी बेसिस पे प्रोडक्शन हमारी बढ़े ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो जो डिमांड है उसको मीट करेगी। अच्छा सर, प्रोडक्शन की तरफ भी आते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपके हिस्ट्रीज हैं, ये एक साल के 12 माह में कितने माह में ये एक्टिव रहती हैं और कितने माह ये नॉन एक्टिव होती हैं? जी, मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि तकरीबन आप ये देख लें कि हैचरीज़ की जो मार्च में ये अपना काम स्टार्ट करते हैं और तकरीबन ये जाके ब्रीडिंग सीज़न जो हमारा होता है ना, अगर लेट से लेट भी किसी भी अगर स्पीशी का होता है तो वो मिड अगस्त तक हो जाता है। मिड अगस्त के बाद फिर उसकी ब्रीडिंग नहीं होती। पेंगेशियस है जो कि एंड अगस्त तक जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो बच्चा वो बचता है उसको नर्सरी पॉन्ड्स में या बाकी पॉन्ड्स में उसको डाल दिया जाता है। तो हैचरीज तो हमारी सारा साल ही रहती हैं वहाँ। अच्छा, ये नहीं है कि वो वहाँ पे बंद हो जाता है। वहाँ पे प्रोडक्शन पॉन्ड के अंदर वो होती हैं जो फ़िश होती है, उसके अलावा सीड होता है नर्सरी पॉन्ड्स में होता है जो कि अगले साल के लिए तैयार हो रहा होता है। लेकिन जो हैचरी में ब्रीडिंग का काम है ना, वो तकरीबन जो ना वो मिड अगस्त या एंड अगस्त तक वो ख़त्म। सालाना खपत क्या है फिशरीज डिपार्टमेंट की? आमदनी कितनी है, नुकसान कितना है? देखें, इसको हम इस तरह लेते हैं कि जो रेवेन्यू जनरेशन की स्ट्रीम है ना, तकरीबन जो पिछले साल हमने जो ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट किया था, एक तो सीड की सेल से और दूसरा जो हमने फ़िश के जो जितने भी लीजेस हमने किए हैं वो तकरीबन था 590 मिलियन था जो साल का था। इस साल हमने जो लीजेस और सारा ये किया है, ये तकरीबन इस साल हमारा 640 मिलियन तक ये चला गया है। मैं अगले साल का मैं इससे और ज़्यादा वो इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जो सीड की प्रोडक्शन का जो टारगेट है ना वो हमने डबल कर दिया है। रीज़न ये था कि जो हमारा जो स्टाफ था या बाकी हमारी फैसिलिटी थी वो अंडर प्रोड्यूस कर रही थी, अंडर यूटिलाइज थी। वो टारगेट इसलिए दिया है कि एक चीज़ आपके भी ध्यान में होगा कि पिछले दिनों सैलाब वगैरह भी आया है, लोगों की जितनी भी मछली थी वो सारी की सारी पानी में जो ना वो चली गई। अभी उन्होंने नए सिरे से स्टॉकिंग करनी है। नए सिरे से जब उन्होंने स्टॉकिंग करनी तो उन्हें सीड चाहिए, वो सीड चाहिए तो सीड की प्रोडक्शन यहाँ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका टारगेट भी बढ़ाया गया कि सीड की प्रोडक्शन क्या टारगेट रखा है? मुख्तलिफ टारगेट है इसमें वो ना, वो अगर आप इन नंबर्स अगर कहेंगे तो वो डिफरेंट है क्योंकि इसमें डिफरेंट स्पीसीज होती हैं। हम अगर काप्स की बात करें तो जिस तरह काप्स में मैंने जिस तरह आपको पहले बताया है कि उसमें रोहू हो जाता है, थेला, मोरी, ग्रास, सिल्वर, इस तरह और काफ़ी बिग हेड, ये सारी आ जाती। उनकी सब की अलग और फिर इनका हैबिटेट अलग है मुख्तलिफ एरियाज़ में। लाइक अगर आप पिंडी डिवीज़न में बात करेंगे ना तो पिंडी डिवीज़न में
तलापिया को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और कार्प्स या ग्रास वहाँ पे ज़्यादा होती है या गुलफाम ज़्यादा होती है। इसी तरह जैसे आप साउथ की तरफ चले जाएंगे तो साउथ में ज़रा डिफरेंट एक ट्रेंड है, तो हर एक का वो डिफरेंट है उसमें। तो लेकिन ये कि ये लोकलाइज फिनोमेना है, जितनी डिमांड होती है फार्मर्स की उसकी बेसिस पे इसकी जो ना कि अब डिमांड ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं, अभी खानेवाल में निकासू का आपने सुना होगा, पूरा का पूरा जो ना उनकी वो फिश जो है ना वो सैलाब में बहेगी। ठीक है। और उसका फ़ायदा क्या हुआ उन लोगों को जिन्होंने ठेका लिया होता उसमें दरिया में, उनको मछली मिल गई लेकिन फार्म सारे खाली हो गए। अभी हमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड यही आ रही है कि हमें सीड ज़्यादा चाहिए, इसलिए सीड की प्रोडक्शन का हमने टारगेट बढ़ाया है ताकि अगले साल ना मछली ज़्यादा प्रोड्यूस। अच्छा सर, किस किस नस्ल की आप अफजाइश करते हैं? आप क्या समझते हैं कि यार इस साल सीज़न है, ये इसकी अफजाइश जो होगी वो ज़्यादा सूदमंद है? देखें, जो जनरल अगर कंजम्पशन पैटर्न देखें ना, तो लोग जो अगर आप देखें कि लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास अगर जो खाती है ना मछली, वो ज़्यादातर ये कार्प्स ही खाती है, रोहू वगैरह जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप चले जाते हैं अपर मिडिल क्लास और बाकी जो है वो ज़्यादातर वो मछली खाती हैं जो कि सुपर स्टोर से मिलती हैं। ठीक है। जो वो फिले वाली होती हैं सारी। अभी फिले वाले में जो होता है वो नॉर्मली पेंगेशियस है, पेंगेशियस अभी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अच्छा। ये इंपोर्ट होती है। और ये हम यहाँ पे जो इसका कल्चर करने जा रहे हैं उसका पर्पज़ ये है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं। पेंगेशियस का मैं स्पेशली आपको बताऊंगा कि ये कैट फिशेस के ऊपर हमने स्पेशली 2 जगह पे हमने ये प्रोजेक्ट जो ना एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं। एक यहाँ पे लाहौर में बसीन में हमारी हैचरी है, वहाँ पे हम कर रहे हैं, और दूसरा ये है डीजी खान में। अच्छा, उसमें हमने किया क्या कि पेंगेशियस की जो इस वक्त जो चैलेंज आ रहा था हमें लार्वा रेनिंग के ऊपर, वो लोकली यहाँ पे कोई भी नहीं कर पा रहा था। हमने स्पेशली कंसल्टेंट बांग्लादेश से कंसल्टेंट मंगवाया, उसने हमारे यहाँ पे स्टाफ को भी ट्रेन किया, उसके बाद फार्मर्स को भी ट्रेन किया। और वो ट्रेन इस तरह किया कि एक्सपेरिमेंट किए ब्रीडिंग के करके उसको 60 डेज़ का एक पीरियड होता है कि जिसमें उसका कार्निवोरस बिहेवियर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। कार्निवोरस मीन कि ये एक दूसरे को बच्चा जो है ना वो खा जाता है। वो उसमें फिर एक डिफरेंट टेक्निक्स होती है उसमें करके फिर उसको फीड पे लाना होता है। 60 डेज़ के बाद जो बच्चा है वो 3 से 4 इंच का हो जाता है। वो फार्मर्स को अगर वो 3 से 4 इंच का बच्चा मिले अगर, उसके बाद वो अगर उसको प्रोड्यूस करता है तो ये मल्टीपल टाइम्स इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। कितना टाइम लगता है एक लार्वे को मुकम्मल मछली बनने में से? देखें, ये डिपेंड करता है, एक तो इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है और मछली का भी वेट के ऊपर होता है। अगर आप जिस तरह मैं अभी इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट आपको मैं पेंगेशियस का बता रहा हूँ जी, तो 60 डेज़ में तो वो 3 से 4 इंचज़ के ऊपर जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर अगले आप अगर उसको 6 महीने कहीं पे भी अगर आप कल्चर करते हैं ना, तो तकरीबन ये 4 से 5 केजी की फ़िश बन जाती है पेंगेशियस। अच्छा। लेकिन अगर आप यही काम अगर आप कार्प्स में करेंगे तो वो ज़्यादातर वो 1, 1.5, 2 केजी तक जाती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसकी ग्रोथ कम होती है। तो नॉर्मली अगर आप इसमें तिलापिया को अगर देखेंगे तो तिलापिया तकरीबन इसमें कोई 500-600 ग्राम के ऊपर वो लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि डिमांड है। डिमांड ये है कि जी कितनी बड़ी मछली चाहिए, कहीं पे ज़्यादा डिमांड होती है, कहीं पे छोटी मछली की डिमांड होती है, तो इसके मुताबिक है तकरीबन। अच्छा साइकिल हमारे पास वही 6 से 8 महीने का बच्चा। अच्छा सर, मछली के साथ साथ और क्या चीज़ें हैं जो एक्वा कल्चर के तहत आप उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, जो शुरू में भी मैंने बताया था कि एक्वा कल्चर अब तक मैं 6 अच्छे सवाल कर चुका हूँ। नहीं, उसकी रीज़न ये कि बड़े रेलेवेंट है, लोगों को ये पता नहीं है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि लोगों में ना एक आगाही होगी। जी। उसकी रीज़न ये है कि फ़िश तो सबको पता है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे ना श्रिम्प का कल्चर कर रहे हैं। अच्छा, श्रिम्प के बारे में जिसको झींगा कहा जाता है, लोगों को एक जनरल सा एक इम्प्रेशन इसमें ये है कि जी ये जो झींगा है ना ये समुंदर से आता है, उसके अलावा कहीं पे हो नहीं सकता। अभी मज़े की बात है कि झींगा एक ख़ास नमकियाती पानी में आता है, वो चाहे समुंदर का हो या यहाँ कहीं पे भी आप निकाल लें। 2024 में फिशरीज डिपार्टमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो मुजफ्फरगढ़ की एक जगह थी सरवर वाली। अच्छा जी। वहाँ पे लोगों के पॉन्ड्स बने हुए थे, तो वहाँ पे 100 एकड़ के ऊपर वो पॉन्ड्स के ऊपर ना नीचे से नमकियाती पानी निकाल के पॉन्ड्स को फिल करके बच्चा बाहर से थाईलैंड से मंगवा के उसको 100 दिन कल्चर किया, तो तकरीबन 100 पॉन्ड्स में से 120 टन झींगा प्रोड्यूस हुआ। वो भी अच्छी क्वालिटी का, और 25 ग्राम से अबव बड़ा अच्छा झींगा होता है। जब वो हुआ उसके बड़े अच्छे नतायज जो है, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने सीएम पंजाब की डायरेक्शन पे उनका विजन था कि जी हम इसको झींगे की प्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। फिर सीनियर मिनिस्टर जो कि हमारी मिनिस्टर भी हैं, उनकी लीडरशिप में, उनकी गाइडेंस में हमने फिर ये किया कि नेक्स्ट हम इसको स्केल अप करने के लिए एक साइट है मुजफ्फरगढ़ शाहगढ़,
वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटल ट्रायल किया, तकरीबन 64 पॉन्ड्स हमने बनाए और एक और हमने ट्रायल किया, उसमें भी खतर खा जो ना अच्छा रिजल्ट आया कि तकरीबन झींगा हमने 17-18 ग्राम तक प्रोड्यूस कर लिया। हमने सऊदी अरब विज़िट किया, नेकवा उनका बहुत बड़ा एक फार्म है, वहाँ पे वो जो झींगा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 17 ग्राम का झींगा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम इसी साइड पे हमने 35 ग्राम का झींगा निकाला है। 17 और 35 यानी डबल। आप ये कह लें कि कितनी यहाँ पे जो ना वो एक किस्म की ना आप कह लें कि स्कोप कितना ज़्यादा है, और इसमें ये कि हम कितना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का झींगा प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो ना सिर्फ निकाला, उसके बाद यही झींगा जो 2024 की हम बात कर रहे हैं, ये 4 ममालिक में भी गया, ये वियतनाम गया, ये जॉर्डन गया, ये थाईलैंड गया, ये चाइना में भी गया, और ये एक्सपोर्ट हुआ वहाँ पे, क्योंकि कम क्वांटिटी में था, वो सिर्फ एज अ सैंपल गया। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में झींगा खाने वाले तादाद कम है बनिस्बत मछली? बिल्कुल कम है। मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि आपने अच्छा सवाल किया है, लेकिन आपका रेलेवेंट सवाल है ये। अच्छा जी। अच्छा, वो इसलिए कि जो झींगा की जो कंजम्पशन है ना, इसको ये एलीट कल्चर है, क्योंकि ये जनरल पब्लिक नहीं खाती है, और झींगा जो है ना ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है। ये नहीं है कि आप प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे, अगर मैं फॉर एग्जांपल 100 प्रोड्यूस करता हूँ ना, अगर 100 की परसेंटेज ले लें, हार्डली 2% यहाँ पे लोग खाएंगे, लोकल कंजम्पशन होगी, 98% ये एक्सपोर्ट होगी। इस वक्त का जो क्यों, इसकी वजह क्या जी, उसकी वजह ये है कि लोगों का ना कंजम्पशन पैटर्न नहीं है यहाँ पे। आप कराची में या साइली इलाके में देखेंगे ना, तो वहाँ पे तो लोग खाते हैं। यहाँ पे लोगों को ना रेस्टोरेंट्स में, कुछ रेस्टोरेंट्स है जो वो ये झींगा आपको पता है कि ऑफ़र करते हैं, अदरवाइज़ लोग अपने घरों में झींगा नहीं खाते हैं। एक तो ये भी है, और थोड़ा ये महंगा भी है, ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी का भी इशू है, इस वजह से नहीं। लाहौर में अगर किसी ने झींगा खाना है तो उसको सुपर स्टोर में मिलेगा, वो भी पता नहीं कहाँ से पैकेज होके आएगा, लोकल यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। रीज़न ये भी है। अभी जो यहाँ से जो झींगा प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट की इस वक्त की जो हमारी जो पूरी वर्किंग हुई है, जो हमने एनालिसिस किया है, तकरीबन $1 बिलियन की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, अगर हम ये झींगा यहाँ से प्रोड्यूस करके बाहर एक्सपोर्ट करें। $1 बिलियन की मैं बात क्यों नहीं सर? हमने किया ना, फिर इसमें आपको बता रहा हूँ। जी जी। पहली साइड शागड़ वाली, वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल हमने किया। उसके बाद अभी हम 2 श्रिम्प स्टेट्स बनाने जा रहे हैं। एक मुजफ्फरगढ़ में अली वाली साइट है, वो 4700 एकड़ पे मुहित है। दूसरी सरगोदा में एक साइट है जो कि अभी 450 एकड़ है, लेकिन इसको 1600 पे हम स्केल अप कर रहे हैं। अच्छा, अभी इन सारी साइट्स पे ये श्रिम्प का जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, स्टेट में 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। वो कौन कौन से जी? सबसे पहला एलिमेंट तो ये है कि हैचरी होनी चाहिए, जहाँ से श्रिम्प की प्रोडक्शन हो। पाकिस्तान में इस वक्त एक भी श्रिम्प की हैचरी नहीं है। अभी जो श्रिम्प का बच्चा आता है वो बाहर से आता है, वो साउथ ईस्ट एशिया से आता है, वियतनाम से आता है, थाईलैंड से आता है। श्रिम्प हैचरी जब बनेगी तो लोकल यहाँ पे जो ना ये प्रोडक्शन जो ना श्रिम्प सीड की होने लग जाएगी। उसके बाद फिर पॉन्ड कॉम्प्लेक्स होगा ऑब्वियसली, कि जिस पॉन्ड में डालेंगे, और उसके बाद फिर इसको कल्चर करेंगे। तीसरा कंपोनेंट है फीड मिल। श्रिम्प की फीड के हवाले से जो प्रॉपर फीड है, कोई फीड मिल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ फीड मिल्स हैं लेकिन वो उस तरह प्रॉपर वो नहीं है। फिर लास्ट जो इसके बाद जो अगला जो है वो आता है प्रोसेसिंग प्लांट। अच्छा जी। रीज़न है कि प्रोसेसिंग प्लांट में कोल्ड स्टोरेज का भी एक एलिमेंट आता है, और अदरवाइज भी अगर आप रॉ झींगा लेते हैं, उसको आप सेल करते हैं तो वो कम में बिकेगा। अगर आप उसको वैल्यू एडिशन करके आप बेचते हैं, पैकेज करके बेचते हैं, तो वो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें ये है कि ये सारा कुछ अगर होगा तो इसकी टेक्निकल जो है वो नो हाउ वो कौन देगा, टेक्निकल सर्विस कौन देगा? उसके लिए हम एक्वाकल्चर मॉल हम बना रहे हैं। एक्वाकल्चर मॉल का कॉन्सेप्ट वही है जो एग्री मॉल का आपने देखा होगा कि ये वन स्टॉप एक कह लें कि शॉप है, उसमें वो फार्मर जाएगा, उसको ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मिलेगी। ये अभी मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे भी ये पूरा एक ये बनेगा, और ये पूरा सेटअप बनेगा। लाइकवाइज ये यहाँ पे सरगोदा में भी बनेगा। जब ये अभी वहाँ पे बड़ी ज़ोरों शोर से, ये मैं वही बता रहा हूँ, बड़ी ज़ोरों शोर से ये काम चल रहा है। हमने अभी इसको स्टार्ट किया था फरवरी में, हमने इसको स्टार्ट किया। काफ़ी ख़ास इस स्पीड पे ये काम हो रहा है। इस वक्त तकरीबन हमारे वहाँ पे कोई 200 से 250 पॉन्ड्स बन चुके हैं। साथ में वहाँ पे एनर्जी का पूरा एक सोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि इसमें जो श्रिम्प की प्रोडक्शन में आपको जो बिजली चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, वो 24/7 चाहिए होती है। उसकी रीज़न है कि इसमें एरेटर्स को भी चलना होता है, इसमें फीडर्स को भी चलना होता है, फिर पानी को पंप करना होता है, पानी को कम नहीं होने देना होता है, उसके लिए पंप चलने होते हैं। यहाँ तो बिजली बड़ी महंगी है जी, लेकिन हमने इसको हाइब्रिड सोल्यूशन की है। अच्छा। एक तो ये कि जो लाइक के डिस्कोस की तरफ से आती है फीडर लाइन होगी या ग्रिड बनेगा वहाँ पे,
उसके साथ फिर हमने सोलर की इंस्टॉलेशन वहाँ पे की है, क्योंकि ये वो एरियाज़ है जहाँ पे सूरज की जो ना वो रोशनी बहुत तेज़ होती है, तो उसमें जो इरिटेशन का फैक्टर ज़्यादा होता है, तो वो सोलर भी होगा दिन के वक्त। फिर इसका पूरा एक जनरेटर सेटअप है, वो पूरा इसका बैकअप सेटअप होगा, ताकि 24/7 जो ना ये सारी होगी। इसका जो ऑपरेशन है ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव है, लेकिन जब रिटर्न की तरफ देखते हैं तो रिटर्न के मुताबिक ये बड़ा फिजिबल बन जाता है। सेक्रेटरी फिशरीज के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं सेक्रेटरी फिशरीज से। अच्छा सर, आप बता रहे थे। जी बिल्कुल, मैं वो श्रिम्प प्रोडक्शन के हवाले से बता रहा था कि हम 2 श्रिम्प स्टेट्स बनाने जा रहे हैं जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक सरगोदा में और एक अली वाली साइड। ठीक है। अच्छा, ये तो है कि जो इस साल में इंशाल्लाह हमने कर भी दिया, हम इसमें सीड स्टॉकिंग भी कर देंगे और ये बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2026 ये सारे इस्टेब्लिश भी हो जाएंगे, वैल्यू चेन भी सारी। इसके अलावा जो फर्दर हम करना चाह रहे हैं वो ये कि इस वक्त हमारी जो 13 साइट्स के ऊपर हमारी फिजिबिलिटी स्टडी जो ना वो चल रही है। 13 साइट्स के 13 साइट। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है कि जो सरकार की जो ज़मीनें हैं जो बंजर पड़ी हुई हैं, जो सेम ज़्यादा ज़मीनें हैं जो ब्रैकिश वाटर वाली है, उन पे एक इन्वेस्टिगेशन करके वो देखा जाए कि उसमें फिजिबिलिटी क्या बनती है। उस पर नेस्पा के एक स्टडी कर रहा है फॉरेन कंसल्टेंट्स के साथ। वो 13 साइट्स हमारी मुख्तलिफ जगहों पर, बहावलपुर में 5 साइट्स हैं, रहीमियार खान में 2 हैं, इसी तरह राजनपुर में 3 साइट्स हैं, मुजफ्फरगढ़ में 2 अजाफी साइट्स हैं, मुल्तान में 1 है और डीजी खान में 1 है। अच्छा खासा फंड नहीं खर्च हो रहा जी, ऑब्वियसली ये है, लेकिन आप ये देखें कि ये कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसी भी नई चीज़ को सेटअप करने में वो लाजमी फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन जब वो सेटअप हो जाती है उसके बाद उसके रिटर्न्स आने होते हैं। पहले क्यों नहीं ख्याल आया इस महकमे को इस जिद्दत तक लाने का? देर नहीं हो गई कहीं? चलें, देर है दुरुस्त है, अभी भी टाइम है कि जिस समत में हम जा रहे हैं अगर इसमें हम आगे बढ़ते जाएँ और इंशाल्लाह अल्लाह करे जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं उसमें हम कामयाब होते हैं और इस श्रिम्प की प्रोडक्शन यहाँ पर हो जाती है और लोगों के जो कल्चर में जो ट्रेंड में एक चेंज लेके आएंगे ताकि वो पॉली कल्चर की तरफ भी जाए। 113 साल के बाद ख्याल आया। हाँ जी बिल्कुल है। इसी तरह यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये क्रेडिट जाता है इस रजीम को कि जिन्होंने फिशिश सेक्टर के ऊपर गौर किया और इसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन दी। और ये ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी मैंने आपको बताया कि $1 बिलियन कहने में आसान है, इसका पोटेंशियल है। आप इस वक्त हमारी मुल्क को जो है वो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, अगर हम ये एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मुल्क में आएगा और ये सारा का सारा जो ना इसमें एक्सपोर्ट होना है। अच्छा सर, ट्राउट मछली ये बड़ी महंगी मछली है, इसकी भी अफजाइश कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि अमूमन कहा जाता है ये तो पहाड़ी इलाके की मछली है, ये पानी से मतजाद, जी ऐसे कोल्ड वाटर। जी जो मैंने अब तक की जो आपको फिश का बताया ना वो सारी वार्म वाटर फिशेज है, तो ये ट्राउट जो है ना ये कोल्ड वाटर फिश है। अच्छा, हमारे पास एक हैचरी है जो कि मरी में काली मिट्टी की जगह, काली मिट्टी एक कस्बा है वहाँ पर है। अच्छा, वो भी 80s की इस्टेब्लिश है, लेकिन उसकी भी कोई हालत इतनी कोई ख़ास नहीं थी, अंडर यूटिलाइज थी। वहाँ अभी हम उसको भी ट्रांसफार्म कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, ट्रांसफार्म करके उसको भी रैस पे हम कर रहे हैं, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सर्दियों में वहाँ पे पानी ठंडा नहीं आता है, बर्फ़ आ जाती है, जम जाते हैं, चश्मे जम जाते हैं। तो हम रैस का मकसद यही कि पानी इंटेक हो गया, उसी को रीसर्कुलेट करके फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। अभी अगर आप ये देखें कि वो जो मरी वाली हैचरी है वो तकरीबन आपके केपी आधे को भी कैटर करती है, एजेके को भी करती है, गलियात को भी करती है और उसके अलावा जो ना पिंडी के सारे जो आसपास जितने भी हैं सबब्स हैं उनको भी करती है। लेकिन अभी क्योंकि उसकी वो नहीं है, हम एक्सपेक्ट ये करें कि इसकी जो ना आगे जाके जो ना इसकी सप्लाई बढ़ेगी, जब ये पूरा रैस बेस हो जाएगा तो ये पूरे एरिए को करेगी। आप ये देखें कि अगर आपको पहली हैचरी कहीं नजर आती है तो वो स्वात में हर बंदे को पता है कि जी इसकी ट्राउट की हैचरी, उससे आगे चले जाए तो जीबी में ट्राउट जो है ये है ही उधर की, तो वो बहुत बड़ा एक स्कोप है। वो भी हम उस पर कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव हो गया, अभी हम एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे भी इसकी पूरी एक वैल्यू चेन वगैरह इस्टेब्लिश होनी है। और ये जो जितना कॉन्सेप्ट मैंने एक्वा बिजनेस हब्स का बताया या ये वो, इसमें ये कि ये बना के हमने इसको आउटसोर्स कर देना है, प्राइवेट सेक्टर को हमने लेके आना है, प्राइवेट सेक्टर इसको चलाए, क्योंकि गवर्नमेंट का काम नहीं है कि इनको रन करना या बिज़नेस करना, जो ना गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। तो वो हम इसमें कर रहे हैं ये ट्राउट का। इसके बाद ये ट्राउट आपको वाफर मिकदार में ना बाकी जगहों पे आपको ये अवेलेबल होगी। इतना खूबसूरत सा सेक्रेटरी, ठीक है, और इतने सारे काम कैसे मैनेज करता? मैंने आपकी तारीफ कर दी तो आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, ये बातें तो पहले कभी किसी को मालूम ही नहीं था। कहा जाता था ये फिशरी डिपार्टमेंट बस ठीक है, खुडे लैन रेलवे दी नौकरी,
तो ये इतना काम कर रहे हैं, कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। फिशेस डिपार्टमेंट, खूबसूरती वाली बात ठीक है कि काम वाली बात ठीक? चले वो आपका उसने नज़र है, उसमें मैं नहीं वो तबसरा करूंगा, लेकिन मैं आपको काम के वाले से ज़रूर बताता हूँ कि ये जो फिशेस डिपार्टमेंट है ना, ये नेगलेक्टेड रहा है। और अगर फिशेस, मैं पहला इसको माना नहीं गया इस डिपार्टमेंट? जी, नहीं माना गया। मैं पहला अफसर हूँ जो एग्जीक्यूटिव सर्विस से हूँ, अदरवाइज ये पहले से रूटीन में वो जो उन फिशेस जिसने आराम करना होता था वो फिशरीज जी ऐसे था। तो जब से मैंने टेक ओवर किया तो मैंने तो इसको एक खास पेडेस्टल पे ले जाने की कोशिश की, और उसमें सबसे बड़ी सपोर्ट, जैसे मैंने पहले कहा है, चीफ मिनिस्टर पंजाब और सीनियर मिनिस्टर पंजाब की है कि उनकी एक पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल विल के ऊपर हम ये कर रहे हैं। वो ये रीज़न है कि आपको पता है फंड्स के बगैर कोई काम भी नहीं होता। और इसमें जो सीएम और सीनियर मिनिस्टर की डायरेक्शन है कि जी आप इसको जिद्दत के साथ आगे लेके चलें, और चाहे जितना भी एक्सपेंस होता है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि इससे लोगों का ना सिर्फ रोज़गार इसके साथ वाबस्ता है, पूरी की पूरी इकॉनमी, फूड सिक्योरिटी इसके साथ लिंक्ड है। और यही रीज़न है कि हम इसको टोटल इनोवेटिव साइड पे और इसको जो ना नई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के साथ हम लेके जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जी। इसमें पूरी एक टीम है, इस टीम एफर्ट। ट्रेनिंग का म्यार क्या है आपके डिपार्टमेंट का, और स्ट्रेंथ कितनी है, कितने ऑफिसर्स हैं, कितना टेक्निकल स्टाफ है आपका, और जो आपके रिफ्रेशर कोर्सेज हैं ये जारी रहते हैं, किस तरह आप इस सिस्टम को? जी बिल्कुल, क्योंकि पहले तो था ये फरसूदा सिस्टम, अब आप आगे हैं जदीद खतूत पे। जी जी, तो फिर इस हवाले से ट्रेनिंग जो है वो भी जदीद खतूत पे ऐसे ही है जी। आपको सुनकर ये हैरानगी होगी कि पूरे पाकिस्तान में अगर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कोई एक है तो वो मनावा लाहौर में। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग सेंटर कहीं पे भी फिशरीज का नहीं है। अच्छा जी। लेकिन वो भी तकरीबन कुछ 70s का बना हुआ है। अभी एक एक्वा बिजनेस हब जो है ना, वो मनावा में हम उसको कर रहे हैं, वो पूरा हम ट्रांसफार्म कर रहे हैं, उससे जदीद खतूत के ऊपर हम लेके आ रहे हैं। और ट्रेनिंग का जो है ना बहुत बड़ा एक मसला है बिल्कुल ये कि अगर, क्योंकि एक सेटअप उस तरह का नहीं है, फिर फैकल्टी नहीं है, उसको भी हम मॉडर्न लाइंस के ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी हमने इन प्रोजेक्ट्स में स्पेशली प्रोविजन रखी हुई है कि हम यहाँ से अपने स्टाफ को यहाँ बाहर भेजेंगे ताकि वो देखें बाहर क्या हो रहा है, उसको जो ट्रांसफ़र है टेक्नोलॉजी की और नॉलेज की ट्रांसफ़र वो होगी। उसके अलावा साथ साथ हम जहाँ पे पॉसिबल होगा तो बाहर से कंसल्टेंट्स बुला के भी यहाँ पे ट्रेनिंग करवाएंगे। तो वो सारा का सारा सेटअप जो है ना वो ट्रेनिंग का यहाँ पर, जहाँ तक आपने दूसरा कहा था कि एचआर की भी यहाँ पे काफ़ी किल्लत है, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि एचआर को भी जो है ना इसमें मीटअप किया जाए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो लिया गया है वो ये कि एक एक्वाकल्चर अथॉरिटी का क़याम अभी उसको लाया गया है। उसका एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने, असम्बली ने उसको अप्रूव कर दी है। अब भी उसका नोटिफाई होना है। नोटिफाई होने के बाद ये जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मैंडेट है कि इसने सारा इन्फोर्समेंट भी करनी है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी करना है, स्टैंडर्डाइजेशन भी करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग का भी इसका काम होगा, सर्टिफिकेशन की भी एक पूरी एक रिजीम है। इस वक्त अगर आप देखें ना, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी चीज़ बनती है, कोई फार्म बनाने जाता है कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई फीड मिल बनाना चाहता है कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई हैचरी बनाना चाहता है कोई रेगुलेशन नहीं है, सर्टिफिकेशन का कोई इस तरह नहीं है। ये पूरा एक अथॉरिटी ये करेगी। उस अथॉरिटी में ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर से एक्सपर्ट्स को लिया जाएगा और उसके अलावा बाकी भी गवर्नमेंट सेटअप के भी जो अच्छे जो आला कह लें कि वो काबिलियत वाले लोग हैं उनको भी लाया जाएगा। और वो अथॉरिटी अल्टीमेटली जाके ना इसको सारे को टेक ओवर करेगी और इसको जदीद खतूत के ऊपर। अच्छा सर, आने वाले दिनों में क्या तरजीहात होंगी राना सलीम अफजल की बहसीत सेक्रेटरी फिशरीज़ के? यार मैं इस डिपार्टमेंट को इस मुकाम तक ले जाऊँ कि लोग इसमें पोस्टिंग करवाने के लिए सिफारिशें करवाएं। अभी तो खैर जान बचाते होंगे ना कि यार फिशरीज़ में ना जाना पड़ जाए। जी, मैं अगर दो इसके एस्पेक्ट्स हैं, एक मुझे तीन बताएं। है, दो मैं बात करूँगा। एक तो आपने वो पब्लिक परसेप्शन की या हमारे ब्यूरोक्रेट्स की परसेप्शन की बात की है, वो तो उसमें डेफिनेटली ये होता है कि वो उस महकमे में जाना चाहते हैं कि जिसकी न्यूसेंस भी हो, जिसका स्कोप भी बड़ा हो और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो। अभी तो ये जिसका तो सिर्फ सर्दियों में स्कोप बढ़ा। मैंने ये अच्छा, ये भी बहुत बड़ी मिथ है, मैं आपको ये बता दूं मलिक साहब कि ये होता पता क्या है, लोगों के जहन में ये है कि ये मछली जो ना ये सिर्फ ये सर्दियों में खाई जाती है। अच्छा, मछली जो है ये एक प्रोटीन है, आप सारा साल खा सकते हैं। हम कहते हैं जी कि मछली हम खाते हैं तो जी इस गर्मी होती है, इससे पानी प्यास ज़्यादा होती है, वो गर्मी या प्यास है वो मसालों की वजह से होती है। अच्छा, वो मछली की वजह से नहीं है। ये पूरा साल में ये चलता है और पूरा साल ये महकमा चलता है। कमिंग बैक टू दैट कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाल्लाह जिस तरह का हम ये कर रहे हैं
उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो जाएगा, ये और स्ट्रेंथन होगा ये पूरा डिपार्टमेंट। और इसको इसकी न्यूसेंस भी इस तरह बढ़ेगी कि जब ये डिपार्टमेंट आपको ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करके दे रहा है जो ज़र मुबादला लेके आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो वर्थ बढ़ जाएगी सारी। जहाँ तक ये है कि इस महकमे को इस तरह बना दिया जाए, मैं जो चाहता हूँ कि टेक्निकली क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये है जी कि हमने अपने फार्मर्स को जो ना उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको फैसिलिटेट करना है। अगर उनको हमने फैसिलिटेट करना है तो सबसे पहले उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ताकि फार्मर्स को पता हो कि जी अगर उन्होंने ये चीज़ करनी है तो वो कैसे करनी। दूसरी ये कि इसमें हमने जिद्दत लानी है, हम जो पुरानी स्पीशीज़ को यहाँ पे कल्चर कर रहे हैं उनके बजाय एक तो पुरानी स्पीशीज़ में भी हम जेनेटिक्स की रिसर्च करें। अभी रहू है ना, रहू का जो वेरिएंट है पता नहीं कब से वो आ रहा है, आप इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, उसने उसकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इतनी रीइंजीनियरिंग करके कर ली है कि वही रहू जो है ना वो 6 महीने के अंदर कोई 8-10 kg का बन जाता है सारा इस तरह। लाइक ये हमारी यहाँ पे नहीं है। फिर हमने नई स्पीशीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी है, और फिर ये कि हमने अपनी कैपेसिटी इस तरह बनानी है कि हम सीड की प्रोडक्शन टाइमली ये करें, उसकी बेसिस पे हमारी ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो फ़िश की ज़्यादा हो। फ़िश की प्रोडक्शन के साथ साथ कंजम्पशन का पैटर्न हमने चेंज करना है, लोगों को ये पता हो कि ये फ़िश जो है थ्रू आउट द ईयर आप खा सकते हैं, और ये थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल भी है, और ना सिर्फ ये रॉ अवेलेबल है बल्कि ये पैकेज फार्म में, प्रोसेस फार्म में अवेलेबल है, और ये सिर्फ मछली मंडी में नहीं पाई जाती। अच्छा, ये आपके स्टोर्स में भी पाई जाएगी। जब ये आपके प्रोसेसिंग प्लांट और ये सारी वैल्यू चेन इस्टेब्लिश हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसमें आना है। फिश मार्केट हम लाहौर में एक बहुत बड़ी बनाने चाह रहे हैं। ये फिश मार्केट एक थी इधर सर्कुलर रोड पे, इसको तो ख़त्म कर दिया गया। नहीं, इसको ख़त्म कर दिया गया था, और इसके साथ में इन्हें शिफ्ट किया है रावी रोड के ऊपर, वो एक छोटी सी है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी मेगा लेवल की एक काना जहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है, वहाँ पे तकरीबन कुछ 27 एकड़ जगह है, वहाँ पर अभी फ़िश मार्केट हम बना रहे हैं। उसका PC1 ऑलमोस्ट तैयार है, अभी PDWP से उसको अप्रूव करके हम उसको लेके जाएंगे। वो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट फ़िश मार्केट बन रही है, उसमें पूरा का पूरा है कि उसमें लाइक होलसेल का भी पूरा सेटअप होगा, उसमें प्रोसेसिंग का भी पूरा सेटअप होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा, रिटेल का भी प्रॉपर एक सेटअप होगा। वो मतलब है कि वो ट्रेडिशनल मछली मंडी नहीं नज़र आएगी वो टोटल। क्या सेक्रेटरी फिशरीज राना मोहम्मद सलीम अपने महकमे की मजमूई कारकर्दगी से मुतमिन है कि उसमें कुछ मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश देखते हैं? देखें जी, बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त हर जगह हर होती है लाजमी। मैं अगर मुझसे पूछें तो जो महकमे के लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी तो हम काफ़ी फास्ट पेस पे चल रहे हैं, लेकिन हमें अभी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसको हमने जदीद खतूत पे अगर इस्तवार करना है तो इसमें एक कंसर्टेड एक टीम एफर्ट रिक्वायर्ड है। वो मैं खाली जो राना सलीम खाली कुछ नहीं कर सकता, उसमें पूरी टीम का एक रोल है, और ये ना सिर्फ हमारी फिशर्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स का है। उसमें प्राइवेट फ़िश फार्मर्स भी उतने इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो इसमें फ़िश सेक्टर में जो इन्वेस्टर्स हैं या फूड चेन के साथ जो रिलेटेड है उनका रोल भी सबका है। इट्स अ टीम एफर्ट, और डेफिनेटली मैं इसमें क्वाइट आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि हम इंशाल्लाह फ्यूचर में इसको जो ना अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, और ना सिर्फ डिपार्टमेंट को भी अच्छा कंसिडर किया जाएगा, ये पूरा सेक्टर इंप्रूव होगा। क्या कहेंगे राना सलीम अपने पैगाम में आम आवाम को, आम शहरी को, कि वो इस महकमे की कारकर्दगी को किस तरह देखें? जी, मैं सिर्फ आम शहरियों को दो एस्पेक्ट्स पे मैं बताऊंगा। एक तो ये है कि ये जो पूरा का पूरा महकमा है ना, ये क्योंकि ये आबी हयात है, आबी हयात में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो है पानी की जो सोर्सेज हैं वो उनको हम जितना भी क्लीन हम रख सकें वो ठीक है, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से वो पूरी पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें होती हैं। वाटर बॉडीज़ अगर हमारी क्लीन होगी तो हमें वहाँ से मछली की अफजाइश भी ज़्यादा होगी और अदरवाइज़ भी होगा। दूसरा ये जो कंजम्पशन के हवाले से मैं लोगों को ये कहूँगा कि मछली साला साल अवेलेबल है, आप मछली को खाएं, सारा साल खाएं, अच्छी प्रोटीन लें, इससे कोई कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि ये गर्मी सर्दी वाला मामला नहीं है। ये अच्छी एक बैलेंस डाइट का आपके पास एक ज़रिया है, अच्छी प्रोटीन खाएं, और ये आपको हर जगह अवेलेबल है, और जब अवेलेबल है तो अफोर्डेबल प्राइसेस पे है। उससे ये होगा कि सिर्फ ना सिर्फ क्योंकि माशरा जो होता है वो सेहतमंद अफराद के ऊपर मुश्तमल होता है, जब डाइट अच्छी होगी तो ऑब्वियसली माशरा भी सेहतमंद होगा, और अदरवाइज़ भी पूरा उसका जो समरात है वो भी अच्छे होंगे। बातें सुनिए आपने सेक्रेटरी फिशरीज पंजाब राना मोहम्मद सलीम की। एक छोटा सा पैगाम, अच्छा खाएं और सेहतमंद रहें, बल्कि सारा साल मछली ज़रूर खाएं। यहाँ प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।